हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि संसाधन तो हमारे पास है, लेकिन हमें उनको डेवलप करने की भी ज़रूरत है, हमें उनको विकसित करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्यों है इसकी ज़रूरत, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम लोग ये मान चुके हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमें फ्री में मिले हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से हमें फ्री में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जितनी हमें ज़रूरत नहीं भी है, हम अपने लालच को पूरा करने के लिए उसको यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब वो क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जितनी की हमें ज़रूरत नहीं है रिसोर्सेज की, और उनकी वजह से वो रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब क्योंकि अगर रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, कुछ रिसोर्स तो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, अनवीकरणीय हैं, जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, आपके कुछ मिनरल्स वगैरह हो गए, वो तो लिमिटेड हैं। अब क्योंकि अगर वो लिमिटेड है और अगर वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा कि समाज में दो ग्रुप्स बट जाएंगे। मतलब एक रिच हो जाएगा, एक पुअर हो जाएगा। जो रिच लोग होंगे भाई, वो तो उन रिसोर्सेज को ले पाएंगे बाद में, क्योंकि वो लिमिटेड है और लिमिटेड होंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो पुअर लोग हैं भाई, वो उन रिसोर्सेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उनके पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो उन रिसोर्सेज को वो भी यूज़ कर पाएँ। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथों में चले जाएंगे। ये जो रिच लोग हैं, सिर्फ इनके हाथों में चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है ये, कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम बहुत बुरी तरीके से हम सिर्फ ख़त्म ही करते जा रहे हैं रिसोर्सेज का। इसका एक एग्जांपल आपने कुछ महीनों पहले सुना होगा, ये न्यूज़ आई थी कि एमपी में एक छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल है, वहाँ पे हीरों की खुदाई करने के लिए लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है ये चीज़, क्या है ये चीज़? एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। ठीक है भाई, फॉरेस्ट जो आप इतने बड़े लेवल पे अगर काट रहे हो सिर्फ हीरों के लिए, अब ये पक्का है भी नहीं कि कितने हीरे वहाँ पर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपनी नीड्स को, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मतलब इनडिस्क्रिमिनेट उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनको बर्बाद किए ही जा रहे हैं। अब जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं हमें भाई? ग्लोबल वार्मिंग इसी का ही एक कारण है। ठीक है, एक जो आपकी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो भी एक इन्हीं का ही कारण है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आपके रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के ही कारण हो रहा है। और आपका लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है भाई, आप बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर अब यही आप एग्जांपल दे सकते हो कि एमपी में जो बक्सवाहा जंगल की जो कटाई करने के ऊपर बात चल रही है, 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो इससे क्या होएगा? लैंड डिग्रेडेशन ही तो हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ही तो होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। अगर हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने को मिलती हैं। इसीलिए हमें रिसोर्सेज की डेवलपमेंट ज़रूरी है, उनको विकसित करने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम उनको विकसित किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करनी होगी, और रिसोर्सेज की प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये हम प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, बिल्कुल आप डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे
कि उस डेवलपमेंट की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़ है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, करो, प्रेजेंट जनरेशन के लिए आप डेवलपमेंट बिल्कुल कर सकते हो, बट इस बात का भी ध्यान रखें कि जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए, आप सारा यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, उससे बोला जाता है, जब हम सोच समझ के इस तरीके से प्लानिंग करके कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए, बात करते हैं, आपकी बुक में ही एक बॉक्स में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील देश के अंदर एक जगह है रियो डी जनेरियो, वहाँ पे सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, कब हुआ था ये, 14 जून लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो 14 जून 1992 में हुआ था। और सबसे पहले जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर मिलके रियो डी जनेरियो में एक समिट की थी, इंटरनेशनल अर्थ समिट जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये समिट क्यों हुई थी? ये समिट, भाई, जो मेजर प्रॉब्लम्स, अर्जेंट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, और जो देखिए, जो पर्यावरण का मुद्दा है वो सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है, अगर पॉल्यूशन यहाँ पे भी फैलेगा, मान लो अमृतसर में या फिर बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर लाइन पे भी अगर पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो ज़रूरी थोड़ी सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, हो सकता है वो पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, अब जैसे ओजोन लेयर है वो कम होती जा रही है, उसका ये थोड़ी है कि सिर्फ एक ही देश के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसको एक साथ मिल के सॉल्व करने के लिए ये अर्थ समिट बनाई गई थी। ठीक है, काफ़ी सारे जो लीडर्स थे यहाँ पे, उन लोगों ने इस पे साइन किया, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और जो भी हमें डाइवर्सिटीज़ देखी जा रही हैं बायोलॉजिकली, उनके ऊपर इन्होंने साइन किया। ठीक, और ये चीज़ बोला गया, भाई, इससे पहले भी, इस अर्थ समिट से पहले भी काफ़ी जगहों पर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किया गया था, और उसमें एजेंडा 21 का एक नाम आता है, ठीक है, उसको अपनाया गया था। और इस अर्थ समिट में भी उस एजेंडा 21 को भी इंक्लूड किया गया, प्लस उसके साथ ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने को भी बोला गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है कीजिए, लेकिन फॉर श्योर कि इससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। दूसरी चीज़ कि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहे, सारे रिसोर्स आप ही यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या होता है। देखिए, एजेंडा 21 जो है वो जस्ट एक डिक्लेरेशन है जिसके ऊपर साइन किया था वर्ल्ड के काफ़ी लीडर्स ने, कब, 1992 में ही, इस अर्थ समिट के ही टाइम पे। ठीक है, अब ये किसके द्वारा किया गया था? UNCED, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया था और इसके ऊपर साइन किए कितने, 1000 से ज़्यादा मेंबर्स ने। ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ये हम कर चुके हैं। अर्थ समिट की ही बात हो रही, सिर्फ एजेंडा 21 था क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, एजेंडा 21 में बात की गई थी, ऐसे 21 मुद्दे उठाए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि हम जो एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, जो पुअर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, या फिर जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी डिजीज़ फैल रहे हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर हम एक साथ मिल के, ठीक है, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट की तो हम सबको ही ज़रूरत है, एक साथ मिल के
हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इन सिचुएशन को, एनवायरनमेंट डैमेज वाली सिचुएशन को एक साथ मिलके इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया कि एजेंडा 21 जो है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे एजेंडा मतलब 21 मुद्दे लिखे हुए हैं आपको वही अप्लाई करने हैं। आप अपने हिसाब से, अपने लोकल लेवल के हिसाब से अपने खुद के एजेंडा 21 बना सकते हो। ठीक, और इसमें फिर हर एक कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से एजेंडा 21 तैयार करेगी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अर्थ समिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार MCQ में भी आपका पूछा जा सकता है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो आज की ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरी बाकी की पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।